के दे रखा है अनिलीनियम आयन का, के फॉर अनिलीनियम आयन इज गिवन हाउ मच 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये के भी कितना होना चाहिए? तो चूंकि ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये बेस है, कॉन्जुगेट बेस और एसिड, के इंटू के बी इज ऑलवेज के डब्ल्यू। 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5। सो रफली इट विल कम अराउंड जो भी है, हम रफली इसको मान रहे 10 टू द पावर -9 के आसपास। रफली हम थोड़ा सा ये समझाना चाह रहे हैं कि सवाल एक्चुअली क्या कह रहा है। के भी निकाल लिया अनिलीन का, ये तो समझ में आया, के इंटू के बी इज के डब्ल्यू लगा दिए फॉर्मूला। हर जगह नहीं लगता, कहां लगता है? कॉन्जुगेट एसिड बेस में ही लगता है। अगर हमें अनिलीनियम आयन का कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए नहीं बोलता तो अनिलीनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना आता, ये पहले सोचने वाली बात है। तो कुछ नहीं, 0.2 मोलर था, -x और x कर दिए, सीधे लिखते x² अपॉन 0.2 माइनस ऑफ x विल बी इक्वल टू रफली 10 टू द पावर -9। x को हटाए 10 टू द पावर -9, तो x का वैल्यू कितने ऑर्डर में आता? 10 टू द पावर माइनस, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो 2 इंटू 10 टू द पावर -10, तो ये आता √2 इंटू 10 टू द पावर। ये वैल्यू यहां से हटाने लायक था, बिल्कुल था, मतलब कि x का वैल्यू आता 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर में। ठीक है, अगर हमें यह ना बोला जाता कि भाई अनिलीनियम आयन का कंसंट्रेशन को कुछ मेंटेन करो, नॉर्मली अगर हम अनिलीन का सोल्यूशन ले लिए हैं उसमें अनिलीनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है? 10 टू द पावर -5। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? 10 टू द पावर -8 आपको मेंटेन करना है, मतलब उससे कम। तो कम कैसे मेंटेन होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन करा के, तभी तो ये कम होगा ना। 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर -8 जाएगा, कैसे कम कराओगे? बैकवर्ड डायरेक्शन कराते हो, और बैकवर्ड डायरेक्शन कराने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? सवाल यही कह रहा है, गौर से पढ़ सवाल क्या कह रहा है। हाउ मच OH माइनस concentration should be taken such that अनिलीनियम आयन concentration becomes 10 to the power -8 molar at equilibrium। ओके, कंसिडर न्यू इक्विलिब्रियम, 10 टू द पावर -8 है, इसका वैल्यू हमको नहीं पता। जब फॉरवर्ड जा रहा था तब ये x नेग्लेक्टेड था, जब बैकवर्ड होगा तो x अभी भी नेग्लेक्टेड होगा। अनिलीन 0.2 का 0.2 रह गया इक्विलिब्रियम पे, ये 10 टू द पावर -8, इसका कोई न्यू वैल्यू y 10 टू द पावर -8 इंटू y डिवाइडेड बाई 0.2 will be equal to 10 to the power -14 upon 2.4 into 10 to the power -5। सॉल्व कर, y निकाल, y आंसर है। ये सवाल सिर्फ एक लाइन का था, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। y निकाल लिए, OH माइनस का कंसंट्रेशन निकल गया, वो OH माइनस का कंसंट्रेशन निकला जो कि हमें अनिलीनियम आयन कंसंट्रेशन को 10 टू द पावर -8 रखने में मदद करेगा। वन लाइन प्रॉब्लम। अरे ये तो बड़ा बेसिक सवाल पूछ रही है। ए रिवर्सिबल बी के ई क्यू इज अल्फा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए, अल्फा विल बी ऑलवेज इक्वल टू बी अपॉन ए। ऐसा थोड़ी कि बैकवर्ड चला गया तो हम सर इसको 1/अल्फा कर देंगे, नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द वे यू हैव रिटन द रिएक्शन। हो सकता है कि ये रिएक्शन दे दे एट टाइम t इक्वल टू 0 A0 मोल्स ऑफ B वॉज टेकन, A0 माइनस x बैकवर्ड हुआ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या बिठाएंगे? A0 माइनस x अपॉन x की x अपॉन A0 माइनस x? A0 माइनस x अपॉन x ऑलवेज। फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन थोड़ी चेंज करता है। सवाल समझ में आया ये? ओके, हाँ जी, हाँ, तो ये कितना बैकवर्ड जाएगा? उसमें 10 टू द पावर -3 जोड़ोगे, जो निकलेगा उसमें 10 टू द पावर -3 जोड़ पाओगे? नहीं पाओगे। तो जो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन्ड है
वो ऑलरेडी बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन आएगा। सॉल्व करके देखो ना y का वैल्यू कितना आ रहा है, रफली देख, ये कटा 10⁻⁹ देख, तो y का वैल्यू जो आएगा वो 10⁻⁻1 10⁻⁻2 के ऑर्डर में आएगा। और बैकवर्ड कितना कराना है, 10⁻⁻3। जोड़ोगे नहीं, तो जो आया वही आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर एवरीवन? ये सवाल एक लाइन का था, लेकिन सवाल का फील आया क्या है, क्या पूछ रहा है? ओके, पॉलीप्रोटिक एसिड्स हम लोग कंप्लीट कर लिए थे पिछले क्लास में, है ना। मिक्सचर ऑफ एसिड का सवाल भी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग अगले छोटे से टॉपिक में जाएंगे, लेकिन जाने के पहले हेडिंग लिखो, चार्ज एंड मास बैलेंस। हालांकि आयनिक इक्विलिब्रियम में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं है, फिर भी आइडिया होना जरूरी है। एक सॉल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। उसी को बोलते हैं चार्ज बैलेंस। मास बैलेंस, जो मास इलेक्ट्रोलाइट का हम लिए t इक्वल टू 0 पे, दैट मास विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। चार्ज और मास बैलेंस का इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है जो आपको इमरजेंसी में हेल्प कर सकता है। जैसे मान लो सवाल में नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम बन पा रहे, तो सॉल्व तो नहीं कर पाओगे। तो आप एक चार्ज और मास बैलेंस का इक्वेशन लिखकर दो और इक्वेशन आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा जो आपको सॉल्व करने में मदद कर सकता है। खैर, चार्ज और मास बैलेंस का कंसेप्ट लगाकर हम लोग कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या कुछ H प्लस का एक्सप्रेशन भी हम लोग आगे डिराइव भी करेंगे। नाउ वेरी सिंपल, सबसे पहले मास बैलेंस। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है H2A, डाइप्रोटिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर में ले लिए, ये ब्रेक करेगा H प्लस प्लस HA माइनस में, फिर उसके बाद HA माइनस ब्रेक करा H प्लस प्लस और A2 माइनस में, साथ ही साथ सब कुछ वाटर में है H प्लस प्लस और OH माइनस। ये तीन इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा साइमल्टेनियसली। अब देखो, इस पे हम लोग मास बैलेंस और चार्ज बैलेंस का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। मास बैलेंस इज सिंपली POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इस इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा एटम को हम लोग सेफली कंजर्व कर सकते? क्या हाइड्रोजन को कर सकते? क्योंकि वाटर से भी तो हाइड्रोजन आ रहा है, नहीं कर सकते। वाटर से ऑक्सीजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन को भी कंजर्व नहीं कर सकते। लेकिन ए के बारे में सोच कर देख, ये ए जो है वो प्योरली इलेक्ट्रोलाइट के वजह से ही प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, इक्विलिब्रियम पे, है ना। अब देखो, POAC ऑन ए 1 इंटू, इंडेक्स तो 1 था ना, 1 इंटू द मोल्स ऑफ H2A टेकन एट टाइम t इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा? ए का एटम शुरू में t इक्वल टू 0 पे कितना लिया गया था, वही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। नाउ दैट विल बी इक्वल टू, ऐसे सोचो, मेरे पास ए का एटम 100 था, पानी में डालने के पहले 100 एटम्स ए के थे। जैसे ही हम पानी में डाले 20 किसी और में चला गया, 30 किसी और में चला गया, और 50 अपने आप में ही बच गया। इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ ना। तो ये भी तो टोटल 100 ही है। तो शुरू में ए का एटम जितना लिया गया है और इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद उस ए के टोटल एटम को जोड़ो और बराबर करो। जैसे ये शुरू में लिया गया था वाटर में डालने के पहले, समझना इस चीज को। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, तो इक्विलिब्रियम जब मेंटेन हुआ तो कुछ ए इसमें भी है, कुछ ए इसमें भी है, और कुछ ए, समझ में आ रहा है ना। दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू द मोल्स ऑफ H2A at equilibrium plus 1 into the moles of HA minus at equilibrium plus 1 into the moles of A2 minus at equilibrium। समझ में आ रहा? A को कैसे कंजर्व कर रहे? t इक्वल टू 0 पे टोटल A के एटम्स कितने थे? ये
वाटर में डाल दिए, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, ए का एटम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ अपने में बच गया, कुछ बाकियों में चला गया। अपने में कितना बचा? इतना। HA में कितना गया? इतना। A2 माइनस में कितना गया? इतना। ये तीनों का नंबर ओरिजिनल के बराबर होगा। आगे तो शॉर्टकट बता देंगे, तुरंत लिख लोगे, लेकिन कैसे लिख रहे हैं, कैसे कहां से आया इक्वेशन, ये भी जानना जरूरी। अब कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ आप ऐसा करो, 1000 ml सोल्यूशन से डिवाइड कर दो। डिवाइड बोथ साइड बाय 1000 ml सोल्यूशन। सो मोल्स ऑफ H2A अपॉन पर लीटर सोल्यूशन विल बिकम व्हाट? मोलैरिटी। देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ H2A एट टाइम t इक्वल टू 0, जनरली लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में इसी को C कहते हैं, that will be equal to the H2A concentration at equilibrium plus HA minus concentration at equilibrium plus A2 minus concentration at equilibrium. One equation is ready for the use. Equilibrium concentration of different species और C तो नॉन वैल्यू होगा, एक इक्वेशन तैयार कर लिए और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे मास बैलेंस इक्वेशन। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, इतना कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, आइडेंटिफाई कर लिए किसको कंजर्व करना है, उसका इंडेक्स क्या है, हर जगह क्या है? 1। अगर बाई चांस यहां पे इंडेक्स इसका 3 होता तो यहां पर 3 आता मल्टीप्लाई, यहां 3 गुना लिख देते, लेकिन हर जगह इंडेक्स क्या है? 1 है, और हर केस में आप 1 ही पाओगे, 2 या 3 कभी दिखता ही नहीं। सिंपल। ए को कंजर्व, देखे इलेक्ट्रोलाइट, इसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, फिर देख ए कहां कहां गया, फिर इसका इक्विलिब्रियम पे, फिर इसका इक्विलिब्रियम पे, फिर इसका इक्विलिब्रियम पे जोड़ देंगे। जैसे मान लो तुम्हारे सामने हम लिखे H3PO4 breaks as H plus plus H2PO4 minus, H2PO4 minus breaks as H plus plus HPO4 2 minus, HPO4 2 minus breaks as H plus plus of PO4 3 minus. Apply the mass balance equation. किसको कंजर्व करेंगे यहां पर दिमाग में? P समझ में आ रहा है? हर जगह P का इंडेक्स एक ही है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4 टेकन एट टाइम t इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू H3PO4 का ही कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, H2PO4 माइनस का कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, HPO4 2 माइनस का कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, PO4 3 माइनस का कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे। मास बैलेंस इक्वेशन तैयार। कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी कीजिए। चार्ज बैलेंस बहुत ही सिंपल। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज हमेशा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन में क्या होगा? बराबर होगा। एक इलेक्ट्रोलाइट लिए, सब कुछ इक्विलिब्रियम पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज कूलम्स में बराबर होंगे, ये तो होगा ही होगा। जैसे मान लो एक स्पीशीज है X प्लस माइनस N चार्ज के साथ, बिल्कुल बेसिक। कोई एक आयन है, कटायन या अनायन, उससे कोई मतलब नहीं है। हम कह रहे प्लस माइनस N का चार्ज है उसके ऊपर, प्लस N मान ले या माइनस N मान ले। समझ में आ रहा? तो हम लोग कह सकते हैं ऑन वन एटम N प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज इज प्रेजेंट। इसके एक एटम पे N प्रोटॉन या N इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर हम बोले Cl-1, एक Cl पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। NH4+1, एक अमोनियम पे एक प्रोटॉन का चार्ज है। अरे प्रोटॉन का चार्ज बोल या इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है ना, है कि नहीं? क्लियर? तो हम लोग बोल रहे हैं N मल्टीप्लाइड बाई E चार्ज, किसमें? कूलम्स में। व्हाट इज E? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोला जा सकता है। इसका अवोगाड्रो नंबर एटम पे टोटल चार्ज कितना होगा? N इंटू E इंटू अवोगाड्रो नंबर। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है? फैराडे। दैट इज 965
अवोगाड्रो नंबर को इलेक्ट्रॉन के चार्ज या प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे। फैराडे 96500 कूलम। What is 1 Faraday charge? It is 1 Faraday charge is basically the charge present on 1 mole of electron or 1 mole of proton. Faraday. तो ये क्या बन गया? N into F. ठीक है? और Na एटम का मतलब क्या हो गया? 1 मोल। इसका 1 मोल पे इतना चार्ज है ना? Therefore, on A moles of X plus minus N, what will be the total charge? A into N into F. लिखेंगे ना? क्लियर है? तो अब इसी को अगर हम सेंटेंस में लिखें तो ऐसे लिख देंगे, N into F into what was A? A was moles of X plus minus N. कोई गलती? नो सर। अब आ जाए यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखना एन क्या था? प्लस माइनस एन था ना। अब पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से है? सिर्फ और सिर्फ H प्लस के वजह से है। तो H प्लस के लिए देखो हम क्या लिख रहे हैं, 1 into F into moles of H प्लस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा? टोटल पॉजिटिव चार्ज। अरे रिप्रेजेंट कर रहा है? यस सर। दैट विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है? इन तीनों के वजह से। HA माइनस 1 into F into moles of HA माइनस प्लस 2 into moles of A2 माइनस प्लस 1 into the moles of OH माइनस। ये सब के सब, हाँ F, सब के सब कब लिखा हुआ है? इक्विलिब्रियम पे। टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर, दोनों तरफ 1000 ml सोल्यूशन से डिवाइड कर दो, मोलारिटी बन जाएगा, FF कट जाएगा, क्या बचेगा? H प्लस का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू HA माइनस का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम प्लस 2 times A2 माइनस का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। दिस इज द चार्ज बैलेंस इक्वेशन। ध्यान रहे, इन जनरल अगर कोई स्पीशीज X प्लस माइनस N के साथ है तो चार्ज बैलेंस इक्वेशन में उसका आएगा N इंटू X प्लस माइनस N का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो सीधे प्लस को देख, प्लस साइड लिख दे, A2 माइनस था तो 2 इंटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस, वही चीज आया ना यहां पर। तुरंत चार्ज बैलेंस लगा इसके ऊपर। राइट द चार्ज बैलेंस इक्वेशन ऑन दिस। वाटर को कभी मत भूलना, H प्लस प्लस चार्ज बैलेंस इक्वेशन लिखो इसके ऊपर तुरंत। पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से? H प्लस। सीधे ध्यान देना, H प्लस का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे दैट विल बी इक्वल टू, लिख सकते हैं ना। उसके बाद नेगेटिव चार्ज H2PO4, चूंकि यहां -1 है इसलिए हम सीधे H2PO4 माइनस का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे लिख दिए। यहां HPO4 2 माइनस है इसलिए हम 2 टाइम्स लिखे HPO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा सबको? प्लस PO4 3 माइनस है तो 3 इंटू PO4 3 माइनस का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और साथ में OH माइनस है इसलिए सिंपली OH माइनस का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। दिस इज चार्ज बैलेंस इक्वेशन। मास बैलेंस, चार्ज बैलेंस कैसे लिखा जाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे समझा रहे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिख लोगे, हाँ लिख लोगे ना सीधे, अगर 2-3 इक्विलिब्रियम अगर दे दिया जाए तो। चलो ठीक है। आगे
salt hydrolysis. Salt hydrolysis. The reaction of any weak ion. The reaction of any weak ion with water molecule. The reaction of any weak ion with water molecule. The reaction of weak ion with water molecule is called hydrolysis. The reaction of any weak ion with water molecule is called hydrolysis. Hydrolysis is reverse of neutralization process. Hydrolysis is reverse of neutralization process, and it is a highly negligible process. And it is a highly negligible process. बहुत कम एक्सटेंट होता है इन जनरल हाइड्रोलिसिस का, लेकिन फिर भी जितना भी होता है उसके वजह से हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं. एंड इट इज अ हाईली नेग्लिजिबल प्रोसेस. ड्यू टू हाइड्रोलिसिस द सोल्यूशन कैन बिकम either slightly acidic. Due to hydrolysis, the solution can become either slightly acidic or slightly basic. जैसे वाटर में एक सॉल्ट को अगर हम लोग डिसॉल्व कर दें तो सॉल्ट तुरंत ब्रेक कर जाएगा कटायन और अनायन में. हो सकता है उस सॉल्ट का कटायन वीक हो सकता है उस सॉल्ट का अनायन वीक हो. जो भी वीक आयन होगा वही वाटर के साथ रिएक्शन करता है. स्ट्रॉन्ग आयन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है. सब बताएंगे क्यों. इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं, जिसका एक्सटेंट बहुत कम होता है. पहले वाटर का पीएच 7 था. हाइड्रोलिसिस के बाद हो सकता है पीएच हो जाए 6.8 या हो सकता है 7.2. लेकिन हाइड्रोलिसिस के कारण कभी भी पीएच 7 से 2 नहीं होगा या 7 से 10 नहीं होगा या 12 नहीं होगा. इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आता पीएच में. द सोल्यूशन कैन बिकम आइदर स्लाइटली एसिडिक और इट कैन बिकम स्लाइटली बेसिक. अलग अलग सॉल्ट का सोल्यूशन इमेजिन करो. जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, सोडियम एसीटेट का एक्वस सोल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन. क्या इन तीनों सोल्यूशन का पीएच सेम होगा? नहीं. हो सकता है किसी जगह हाइड्रोलिसिस हो गया, किसी जगह हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ. ठीक है. अब हम वीक आयन किसे कह रहे हैं? वीक आयन का ही हाइड्रोलिसिस होता है. स्ट्रॉन्ग आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है. वीक आयन का ही हाइड्रोलिसिस होता है, स्ट्रॉन्ग आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है. किसी भी आयन का हमेशा पैरेंट एसिड होगा या पैरेंट बेस होगा. हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी कटायन या अनायन का हमेशा पैरेंट बाप कौन होता है? एसिड या बेस. ध्यान रहे, अनायन का होता है एसिड और किसी भी कटायन का होता है बेस. जैसे मान लो हम लिखे Cl माइनस, तुरंत किसका है ये Cl माइनस? HCl का. अगर हम लिखे मान लो NH4 प्लस, ये किसका है? NH4OH का. कोई भी आयन का पैरेंट एसिड और बेस इमेजिन करना जरूरी है. अनायन का हमेशा पैरेंट कौन होता है? एसिड. और कटायन का पैरेंट हमेशा कौन होता है? बेस. जैसे इन जनरल X माइनस का कौन होगा पैरेंट एसिड? HX. और कोई B प्लस टाइप का स्पीशीज है उसका क्या होगा? इफ द पैरेंट एसिड और पैरेंट बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द आयन विल बी स्ट्रॉन्ग. हमेशा. इफ द पैरेंट एसिड और बेस इज वीक
then the ion will be also weak. समझ में आ रहा है ये जनरल रूल. If the parent acid or base is strong, then the ion will be strong. If the parent acid or base is weak, then the ion is weak. क्योंकि आपको पहचानना तो पड़ेगा ना कि ये आयन का हाइड्रोलिसिस होगा भी कि नहीं होगा. होगा कि नहीं होगा वो तो वीक और स्ट्रांग पे डिपेंड करता है. अगर वीक पता चला तो होगा, अगर स्ट्रांग होगा तो नहीं होगा. तो इन जनरल दिमाग में रूल फिट कर लो. अगर एसिड और बेस अगर स्ट्रांग है तो उसका आयन भी स्ट्रांग आयन कहलाएगा जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. अगर पेरेंट एसिड और बेस वीक है तो डेफिनेटली वो आयन भी वीक होगा और उसका हाइड्रोलिसिस होगा. जैसे मान लो तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल लें. क्लोराइड आयन स्ट्रांग है कि वीक है? क्लोराइड आयन से दिमाग में क्या आ रहा? HCl. स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग आयन, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. सिमिलरली Na+ कटायन, इसका बेस कौन था? NaOH. स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग आयन, इसका भी नहीं होगा. लेकिन अगर हम बोले असिटेट आयन, असिटिक एसिड, वीक एसिड, असिटेट आयन, वीक आयन, इसका हाइड्रोलिसिस होगा. NH4+, NH4OH, NH4OH वीक बेस, वीक आयन, इसका भी होगा. समझ में आ रहा है? नाउ इन जनरल अगर कोई B+ टाइप का स्पीशीज है, वो अगर वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, वाटर में, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल. ये पॉजिटिव चार्ज वाटर से क्या चाहेगा? OH-, क्योंकि वाटर या तो H+ दे सकता है या तो OH- दे सकता है. B+ OH- लेकर बना लिया BOH और सोल्यूशन में क्या रिलीज कर दिया? H+. इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. तो हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जिसको हम लोग KH से डिनोट करेंगे. KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. हो सकता है कि किसी अनायन का हाइड्रोलिसिस हो, अगर वो वीक हुआ तो वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. X- वाटर से क्या चाहेगा? H+, ये बनाएगा HX और क्या रिलीज कर देगा? OH-. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. नो डाउट इसके हाइड्रोलिसिस के कारण सोल्यूशन में क्या आ रहा है? H+. द सोल्यूशन विल बिकम स्लाइटली एसिडिक, pH विल बिकम स्लाइटली लेस देन 7 और इसे हम लोग बोलेंगे कटायनिक हाइड्रोलिसिस. कटायनिक हाइड्रोलिसिस. ड्यू टू कटायनिक हाइड्रोलिसिस द pH of the solution becomes slightly less than 7. The solution becomes slightly acidic. Due to anionic hydrolysis, the solution becomes slightly alkaline. The pH becomes slightly greater than 7. तुरंत समझ में आ जाएगा आपको. मान ले ये B+ स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली BOH भी स्ट्रांग है. और अगर BOH स्ट्रांग है तो इसको भी ब्रेक कर दे B+ और OH- में, दोनों तरफ B+ कट जाएगा. अल्टीमेटली वाटर वाला इक्विलिब्रियम बच जाएगा. नो हाइड्रोलिसिस, pH इज इक्वल टू 7. अगर ये X- स्ट्रांग होता तो HX भी स्ट्रांग होता. इमेजिन करना Cl- क्या बनाया? HCl. तो क्या HCl रहेगा कि ये भी ब्रेक कर जाएगा H+ और Cl- में? दोनों तरफ Cl- को काट दे, नो हाइड्रोलिसिस. यही कारण है कि स्ट्रांग आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता. असिटेट आयन, वीक आयन, असिटेट आयन यहां क्या बनाएगा? असेटिक एसिड. क्या असेटिक एसिड 100% डिसोसिएट होता है? तो यहां तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा ही ना.
तो यही कारण है कि वीक आयन का हाइड्रोलिसिस होता है, स्ट्रॉन्ग आयन का हाइड्रोलिसिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, कटायनिक हाइड्रोलिसिस, अनायनिक हाइड्रोलिसिस, एज वेल एज इट कैन बी कटायनिक अनायनिक हाइड्रोलिसिस। हो सकता है ऐसा सॉल्ट आ जाए तो दोनों का दोनों वीक दे दिया, कटायन भी वीक अनायन भी वीक, तो दोनों का लेंगे। उस केस में हम लोग नहीं बोल सकते कि पीएच लेस देन 7 होगा कि ग्रेटर देन 7 होगा, इट डिपेंड्स, देखा जाएगा। लेकिन कटायनिक हाइड्रोलिसिस में स्लाइटली एसिडिक, अनायनिक हाइड्रोलिसिस में स्लाइटली बेसिक। ओनली वीक आयन कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, स्ट्रॉन्ग आयन नेवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस। वीक आयन किसे बोलेंगे? जिसका पेरेंट वीक। स्ट्रॉन्ग आयन किसे बोलेंगे? जिसका पेरेंट स्ट्रॉन्ग। आयन, अनायन का पेरेंट एसिड देखा जाता है, कटायन का पेरेंट फॉस्फेट आयन। तुरंत दिमाग में आना चाहिए H3PO4, K1 K2 K3। सल्फाइड आयन H2S, K1 K2। एल्यूमिनियम 3+, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Kb1 Kb2 Kb3। ये सब काम में आएगा, समझ में आ रहा है? सिर्फ इतना नोट कर लो, ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है। NH4Cl तो सॉल्ट है, पानी में लेते ही NH4+ और Cl- में ब्रेक कर जाएगा। Cl- के साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रांग है, और NH4+ चूंकि वीक है। समझ में आ रहा है? हाइड्रोलिसिस में करीब 7 कैटेगरी का सॉल्ट पड़ेंगे, 7 कैटेगरी, आउट ऑफ विच द फर्स्ट 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक। पहला कैटेगरी, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान रखना, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या देता है? एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन हमारे हाइड्रोलिसिस में क्या चल रहा है? सॉल्ट को लिए वाटर में और ये दिया एसिड प्लस, सॉल्ट को लिए वाटर में, एसिड दिया बेस दिया, सॉल्ट को लिए वाटर में, एसिड दिया बेस दिया। हाइड्रोलिसिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब कौन से सॉल्ट को हम बोलेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? इमेजिन कर, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाएगा तो जो भी सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट को उस कैटेगरी में, जैसे मान लो हम तुमसे बोले NaCl, कौन कौन से बेस और एसिड से बना है ये? NaOH और HCl से। Na+ बने NaOH, Cl- बने HCl, NaOH और HCl से बना हुआ, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग, इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। NaCl, KCl, KNO3, NaNO3 एटसेट्रा। अगर इनको वाटर में लिया जाएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा Na+ और Cl- में। बोथ आर स्ट्रॉन्ग, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर no hydrolysis happens for this category salt. pH always equal to 7 for such category. कोई भी सॉल्ट अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, उस सॉल्ट का सोल्यूशन का पीएच हमेशा 7 होता है, क्योंकि ना तो कटायन हाइड्रोलिसिस में जाता है और ना ही अनायन हाइड्रोलिसिस में जाता है, क्योंकि कटायन और अनायन दोनों के दोनों स्ट्रांग हैं, क्योंकि उनका पेरेंट एसिड और बेस दोनों के दोनों स्ट्रांग थे। सेकंड कैटेगरी, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग बेस का दिमाग में तुरंत आता है NaOH KOH, माने Na+, K+, और वीक एसिड में तुरंत दिमाग में आता है HCN एसिटिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल CH3COONA,
सॉल्ट देखकर पहचानने आना चाहिए कि वो सॉल्ट किस कैटेगरी में आ रहा है। सोडियम असीटेट, असीटेट प्लस सोडियम, असीटेट माने असेटिक एसिड, वीक स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। ठीक है, इमेजिन कर कि बीकर में सोडियम असीटेट का सी मोलर सोल्यूशन बना लिए वाटर में। ये सोडियम असीटेट अगर सी मोलर है, आयनिक होने के कारण ये 100% ब्रेक कर जाएगा CH3COO माइनस और Na प्लस में C और C, और ये क्या बन जाएगा 0। हर सॉल्ट को हम लोग आयनिक मानेंगे, सोडियम पोटेशियम, ऑल आयनिक सॉल्ट रिमेन्स 100% डिसोसिएटेड इन वाटर। पानी में जैसे ही ये ब्रेक किया, नथिंग विल हैपन टू Na प्लस बिकॉज Na प्लस इज अ स्ट्रॉन्ग आयन, बट CH3COO माइनस वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, वाटर से लेगा H प्लस, बनाएगा एसिटिक एसिड और साथ में क्या रिलीज करेगा OH माइनस। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, हमारे लिए एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम थोड़ा डिटेल में सोचें तो जैसे ही एसिटिक एसिड बना, एसिटिक एसिड भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, H प्लस प्लस CH3COO माइनस, और अपना K मेंटेन किया। सब कुछ वाटर में चल रहा है तो वाटर भी अपना H प्लस और OH माइनस ये भी मेंटेन किया हुआ है KW। बीकर में 3 इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है, KH, KA और KW, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, सारे H प्लस कॉमन, सारे OH माइनस कॉमन, सारे एसिटेट आयन कॉमन, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आ रहा? इसे कहेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। क्लियर? टाइम t इक्वल टू 0, C मोलर एट इक्विलिब्रियम C इंटू 1 माइनस H, वेर H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अल्फा के बदले हम H लिख दिए, हाइड्रोलिसिस में H से लिखते हैं, H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। C इंटू 1 माइनस H, CH, CH। तो KH क्या लिखे, KH हो जाएगा CH इंटू CH अपॉन C इंटू 1 माइनस H, C और C कट गया, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H इज KH। तुरंत हाइड्रोलिसिस इज अ नेग्लिजिबल फिनोमिनन, हाइड्रोलिसिस इज अ नेग्लिजिबल फिनोमिनन। तो सिंस H इज वेरी वेरी मच लेस देन 1, H को हटाए तो KH आ जाएगा, CH स्क्वायर, H आ जाएगा अंडर रूट ऑफ KH बाई C। लेकिन KH को हम और भी तरीका से लिख सकते थे, KH को लिख सकते थे एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन भी लिख सकते थे, लिख सकते हैं। क्लियर है ना? अगर हम इसमें ऊपर नीचे H प्लस से मल्टीप्लाई और H प्लस से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज H प्लस एट इक्विलिब्रियम इज अ कांस्टेंट। यस और नो? H प्लस इंटू OH माइनस क्या बन गया, KW, और इस एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन को नीचे लेके आ, CH3COO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH बन जाएगा। और हमें पता है कि ये भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है बेटा, H प्लस इंटू एसिटेट अपॉन एसिटिक एसिड क्या कहलाएगा, Ka। देयरफॉर KH इन दिस केस इज KW अपॉन K। देखो अब हम एक बात बोलेंगे, उसको भी दिमाग में फिट करना, बहुत छोटी सी बात है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट के केस में KH जो होता है वो KW अपॉन K होता है, और वो K किसका होता है,
जो एसिड हाइड्रोलिसिस में बनता है। ये क्या बोल रहे हो सर? मान लो HPO4 2- बना, एसिटिक एसिड है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बना यहां पर? मान लो HPO4 2-, तो K के बदले क्या लिखे? K1, K2, K3। अब फिर जाओ, हम क्या बोले? K किसका? जो एसिड बनता है उसका, माने वो जिस स्टेप में H+ देगा उस K की बात हो रही। HPO4 2- कौन से स्टेप में H+ देगा? HPO4 2- HPO4 2- कौन से स्टेप में H+ देगा? है यहां बन रहा है, यहां बना। हाँ, वैसे ही PO4 3- को H+ देंगे तो HPO4 2- बना। अच्छा, तो जो एसिड बनता है उसका के, मैंने वो एसिड की तरह जिस स्टेप में बिहेव करेगा उसका के। ठीक है, छोड़ो, आ जाओ यहां पर। KW/K, therefore H will be equal to √ KW/K into KH/C होता। ठीक है, इतना तो छोटा छोटा हम लोग फॉर्मूला निकाल दिए इसमें। अब बचा OH- का कंसंट्रेशन। OH- का कंसंट्रेशन कितना है सोल्यूशन में? CH। OH- का कितना है कंसंट्रेशन सोल्यूशन में? CH। H निकाल चुके हो, H यहां पे C मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? √ KWC/K। अगर इसमें C मल्टीप्लाई करेंगे तो √C से कटेगा, ये बन गया। तो H+ का कंसंट्रेशन कितना आएगा? तो वी नो दैट H+ इज ऑलवेज इक्वल टू KW/OH-, KW/OH-, √KW, √K भी ऊपर, √C नीचे, तो अल्टीमेटली √ KW into K/C। H+ का कंसंट्रेशन आ गया। Taking -log⁻10 will be equal to ½ -log⁻10 KW -log⁻10 K -log⁻10 1/C। दोनों तरफ -log⁻10 ले लिए, अल्टीमेटली एक फॉर्मूला डिराइव होकर आया। pH is equal to ½ pKw plus pKa plus log⁻10। इस केस में pH इस तरीके से निकालेंगे और ये pH का एक्सप्रेशन सीधे मेमोराइज कर लीजिए। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में pH इज ऑलवेज इक्वल टू ½ pKw plus pKa plus log⁻C। और साथ में एक और बात ध्यान रखना, ये सारा डेरिवेशन इस चीज पे डिपेंडेंट है। C किसका कंसंट्रेशन है? C किसका कंसंट्रेशन है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट। सर आप तो यही बोल रहे हो कि आधा चला गया आधा बच गया, याद आ रहा केमिकल काइनेटिक्स कि मेरे पास एक था आधा चला गया तो कितना बचा? आधा। आधा बचा तो कितना चला गया? आधा। बात तो बराबर ही। लेकिन अगर छोड़ दो, दिमाग मत लगाओ, बेरियम एसीटेट, ऐसे सोचो
was taken C molar. अब समझ में आ जाएगा. बेरियम एसीटेट भी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, लेकिन अगर उसको C मोलर लिया गया तो जब ये ब्रेक करेगा 100%, तो बेरियम 2+ से तो कोई मतलब नहीं है, स्ट्रॉन्ग आयन है. एसीटेट आयन यहां कितना मिलता? 2C. पूरा डेरिवेशन में हर जगह 2C. यहां पर क्या आता है लास्ट में? इसीलिए इन जनरल द C concentration is the concentration of ions furnished by the salt. C is the concentration of the weak ion furnished by the salt. ये सीधे सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं है, ये उस वीक आयन का कंसंट्रेशन है C, जिसका हाइड्रोलिसिस होने वाला है. समझ में आ रहा है? क्लियर? इधर कॉपी कर लिए? कुछ भी नहीं किए? जल्दी जल्दी. थर्ड कैटेगरी, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. फॉर एग्जाम्पल NH4Cl. NH4Cl, NH4OH और HCl से बना हुआ सॉल्ट है. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. अगर इसका C मोलर लिया गया तो ये तुरंत ब्रेक कर जाएगा NH4+ और Cl- C एंड C, और ये बन जाएगा 0. नथिंग विल हैपन टू द क्लोराइड आयन बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग आयन. बट NH4+ के साथ होगा रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल का, और ये वाटर से OH लेकर बनाएगा NH4OH और साथ में जनरेट कर देगा H+ विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH. सब कुछ वैसे ही. C into 1 - H giving CH and CH. Therefore KH will be equal to C² H² upon C into 1 - H, which is CH² upon 1 - H. Since H is very very much less than 1, then H will be equal to under root of KH upon C. इस KH का एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं NH4OH का कंसंट्रेशन इंटू H+ का कंसंट्रेशन अपॉन NH4+ का कंसंट्रेशन. अब अगर हम लोग इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें OH- से और डिवाइड कर दें OH- से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ये पार्ट क्या बन गया? KW. और ये अगर NH4OH नीचे आया तो क्या बनेगा? Kv of NH4OH. So KH in this case is KW upon Kv. Kv किसका? जो बेस यहां बनता है. KW upon Kv, या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW upon Kv into C. सीधे इस कैटेगरी में H+ का कंसंट्रेशन हम लोग को सीधे मिल रहा है. कितना मिल रहा है? CH C इंटू अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KV इंटू C. रूट C से कटा, अंडर रूट KW इंटू C अपॉन KV. माइनस लॉग टू द बेस 10, माइनस लॉग टू द बेस 10 H+ विल बी इक्वल टू हाफ ब्रैकेट के अंदर माइनस लॉग टू द बेस 10 KW minus log to the base 10 1 by KV minus log to the base 10 C. pH is equal to half of PKW प्लस कर दिए KV हो गया, और इस प्लस को लिख दिए माइनस ऑफ माइनस. तो माइनस लॉग टू द बेस 10 KV क्या कहलाएगा? तो माइनस ऑफ PKV माइनस ऑफ लॉग टू द बेस 10 C. pH का एक्सप्रेशन.
कर लिए कॉपी? Salt of weak acid plus weak base. For example, CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट। तो एसिटेट भी आया एसिटिक एसिड से वीक और अमोनियम भी आया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से वीक। Let us consider C molar. It will completely break into CH3COO minus plus of NH4 plus. C and C both दोनों वीक है तो दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। CH3COO माइनस इंटरेक्ट किया वाटर, वाटर से क्या लेगा ये H प्लस बनाएगा CH3COOH और साथ में OH माइनस विथ अ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस KH1 और उसके बाद हम लोग बोले NH4 प्लस भी वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये OH माइनस निकाला NH4OH और ये जनरेट कर दिया H प्लस विथ अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH2। तो यार ये डिपेंड करेगा ना कि ये दोनों बराबर हैं कि इनमें कौन बड़ा है कौन ज्यादा है, वो तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पे डिपेंडेंट है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट वेदर द सोल्यूशन विल बी स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी न्यूट्रल, इट कैन बी एसिडिक, इट कैन बी बेसिक। खैर हम लोग शुरू किए C इंटू 1 माइनस H1 लिखे CH1 लिखे CH1, यहां लिखे C इंटू 1 माइनस H2 गिविंग CH2 CH2, H1 H2 आ गया। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं और वह अप्रोक्सीमेशन बहुत ही अच्छा अप्रोक्सीमेशन है। हाइड्रोलिसिस इज अ नेग्लिजिबल फिनोमिनन। हाइड्रोलिसिस इज अ, ये भी नेग्लिजिबली हो रहा है, ये भी नेग्लिजिबली हो रहा है। क्यों ना हम मान लें कि H1 इज नियरली इक्वल टू H2 एंड दैट इज इक्वल टू H। हम लोग इस केस में वीक एसिड वीक बेस वाला केस में एक अप्रोक्सीमेशन लेकर चलते हैं। ये अप्रोक्सीमेट कर देते हैं हम लोग कि कटायन और अनायन का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो बराबर है, तब हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो अगर इन दोनों का बराबर मान लिया गया तो दो रिएक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस ऑफ वाटर, इट विल मेंटेन इक्विलिब्रियम। एसिटेट ले लेगा H प्लस और अमोनियम ले लेगा OH माइनस और अल्टीमेटली बन जाएगा CH3COOH प्लस NH4OH और इसका बोले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। दोनों का कंसंट्रेशन C और C था और इक्विलिब्रियम पे C इंटू 1 माइनस H, C इंटू 1 माइनस H गिविंग CH। दोनों का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हम लोग बराबर मान लेते हैं। मानना उचित भी है। अगर एक का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 0.001, दूसरे का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 0.003, दोनों को बराबर मान ली और डेरिवेशन में जो कोई ज्यादा फर्क आएगा नहीं, बराबर मानते हुए ऐसे लिख दी तुरंत। KH विल बी इक्वल टू CH इंटू CH अपॉन C स्क्वायर इंटू 1 माइनस H का होल स्क्वायर। दोनों C कैंसल्ड, इट विल बिकम H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। नाउ सिंस H is very much less than 1, therefore KH will become H square, so H will become root over KH। इस केस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज रूट ओवर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH इज इक्वल टू एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन NH4OH का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन इनटू
NH4 प्लस का कंसंट्रेशन, यही KH का एक्सप्रेशन आएगा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस। डेरिवेशन में हम लोग H प्लस OH माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किए, यहां पर क्या करेंगे कि H प्लस इंटू OH माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिए। ठीक है, अब देखो ये अगर देखो एक तो बन गया ये KW, हटाओ से, इस एसिटिक एसिड को नीचे लेके आए तो असिटेट इंटू H प्लस अपॉन एसिटिक एसिड, K फॉर द एसिटिक एसिड होगा ना। NH4OH को भी नीचे लेके आए, NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH, K भी, और ऊपर क्या बचा KW, डायरेक्ट लिख रहे हैं KH इज इक्वल टू KW अपॉन K इंटू KB इस केस में, देयरफॉर H इज ऑलवेज इक्वल टू रूट ओवर KW इंटू डिवाइड बाई K इंटू KB। डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, अब बारी है pH निकालने का, H प्लस, लेकिन कहीं भी H प्लस दिख ही नहीं रहा है ना, तो H प्लस दिखाएंगे। अब देखो कैसे, इक्विलिब्रियम पे भले ही ये दोनों अलग अलग स्पीशीज है लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, CH। इक्विलिब्रियम पे ये दोनों का भी कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर है ना, दोनों बराबर। तो इस KH के एक्सप्रेशन को एसिटिक एसिड इंटू NH4OH, चूंकि इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो हम क्यों ना लिख दें एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन स्क्वायर, और चूंकि एसीटेट और अमोनियम का भी कंसंट्रेशन बराबर है तो उसको सिंपली लिखा जा सकता है एसीटेट का कंसंट्रेशन स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में H प्लस का स्क्वायर से मल्टीप्लाई और H प्लस का स्क्वायर से डिवाइड। अब इसे नीचे लेके आओ, K स्क्वायर हो जाएगा, KH अभी निकाले, क्या निकाले KW अपॉन K इंटू KB, दैट विल बी इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर अपॉन, ये नीचे आया तो ये हो गया K का स्क्वायर, वन ऑफ द K गेट्स कैंसल्ड, देयरफॉर H प्लस का कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू रूट ओवर KW K अपॉन, दोनों तरफ माइनस लॉग टू द बेस 10 लेने से pH विल बी इक्वल टू हाफ pKW प्लस pKa माइनस pKb, और ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है which is independent of the concentration of the salt. pH is a constant, और ऐसे सॉल्ट के सॉल्यूशन को सॉल्ट बफर भी बोला जाता है। अब बफर अभी हम पढ़ाए नहीं है, आगे हम फिर याद दिलाएंगे ये एक्सप्रेशन। ऐसे सॉल्ट में थोड़ा बहुत एसिड और बेस मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, pH पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि इसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में ये दोनों मौजूद है, अगर HCl डालोगे HCl का H प्लस ये गेन कर लेगा, और अगर NaOH डालोगे OH माइनस ये गेन कर लेगा, तो डालने का कोई फर्क, pH ऑलवेज रिमेन सॉल्ट बफर। खैर ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा। पांचवा कैटेगरी
acid salt of strong base. Acid salt of strong base. उधर जल्दी जल्दी कॉपी करो अभी 1 मिनट में जल्दी. क्या क्या एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस का है, माने NaOH KOH का सॉल्ट है, लेकिन वो सॉल्ट एसिड सॉल्ट है. एक ऐसा सॉल्ट जो कि H+ दे सकता है, एक ऐसा सॉल्ट जो कि एसिड की तरह बिहेव कर सकता है. दैट विल बी कॉल्ड एज एसिड सॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल NaHCO3, ये सॉल्ट है नो डाउट. Na+ इसमें मौजूद है, मैंने इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. लेकिन चूंकि HCO3- है तो HCO3- H+ दे सकता है कि नहीं, इसलिए ये कहलाएगा एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. सिमिलरली Na2HPO4, NaH2PO4, NaHS, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट. They all are salt of strong base, as well as they all can give H+ in aqueous solution. Therefore, they are called acid salt of strong base. AlOHCl2, base salt. That salt which can give OH-, base salt. Base salt of strong acid, chloride. तो हम लोग ये बस ऐसे दिखाने के लिए अभी पढ़ रहे ये वाला एसिड सॉल्ट. क्लियर? ठीक है. इन जनरल एक एसिड सॉल्ट को हम NaHA टाइप का मान लिए, C मोलर. तुरंत ये ब्रेक किया Na+ और HA- में, C और C, ये तो स्ट्रांग है, नथिंग विल हैपन. लेकिन ये HA वीक है, क्योंकि इसका पेरेंट वीक है. इसका पेरेंट कौन है? समझ में आ रहा है ना? बाइकार्बोनेट का पेरेंट कौन? H2CO3. HS का H2S, HPO4 H3PO4, H3PO4, H2PO4 इसका भी H3PO4, और H3PO4 के केस में K1 K2 K3, डाइप्रोटिक के केस में K1 K2. ये वीक डाइप्रोटिक एसिड का जिसका K1 K2 होगा, ये इसका पेरेंट. इसके साथ सोल्यूशन में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके बनाएगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. वाटर से क्या गेन करेगा? H+ बनाया, H2A प्लस ऑफ क्या रिलीज किया? OH-, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH. बाकी आगे लिखेंगे. लेकिन ये वाटर में एक और काम कर सकता था. क्या काम कर सकता था? ये H+ दे सकता था. H+ देता तो H3O+ बन जाता, और ये बन जाता A2-. इस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? Ka. लेकिन K1 की K2, कौन से स्टेप में ये H+ दे रहा है? सेकेंड. समझ में आ रहा है ना? H2A तो ब्रेक करेगा सबसे पहले H+ और HA- में, और उसके बाद HA- ब्रेक करेगा H++ और A2- में. इसका K1 होता है, इसका K2 होता है. K2 लिखे. अब बताएं यहां KH = क्या लिखें? KW याद करो क्या बोले थे? क्या बोला गया था इसके लिए?
जो एसिड बनता है उसका के कौन सा स्टेप में ये H+ देता? पहला K1। क्लियर? क्लियर है? इस एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन होगा H2A इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई HA माइनस, और K2 का एक्सप्रेशन होगा H3O प्लस इंटू A2 माइनस अपॉन HA माइनस। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, second divided by first will become second divided by first K1 K2 upon KW will be equal to H3O plus into A2 minus divided by HA minus, डिवाइड किए पहला से, ऊपर गया HA माइनस डिवाइडेड बाई H3O प्लस इंटू H2A इंटू OH माइनस लिख सकते हैं ना, जिसमें क्लियरली ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। और देखो यहां पर भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। दिस इज हाइड्रोलिसिस, यहां लिखते हैं हम C माइनस एक्स गिविंग X एंड X। तब तक ये बन चुका होता C माइनस एक्स माइनस Y गिविंग Y एंड Y। चूंकि दोनों नेग्लिजिबल फिनोमिनन है, C के सामने से X और Y हटा दिए, ये C ही रहेगा लगभग। क्यों नेग्लिजिबल है? हाइड्रोलिसिस अपने आप में नेग्लिजिबल फिनोमिनन, और ये तो K2 है यार। K2 इज वेरी वेरी मच लेस देन K1। सेकंड स्टेप को तो हम लोग मानते ही नहीं, समझ में आ रहा? ये भी नेग्लिजिबल, दोनों नेग्लिजिबल प्रोसेस, तो हम क्यों ना कंसिडर कर लें X विल बी नियरली इक्वल टू Y। क्यों ना कंसिडर किया जाए X इज नियरली इक्वल टू Y। कहने का मतलब जितना A2 माइनस बनेगा लगभग उतना ही H2A भी बनेगा, जितना A2 माइनस बनेगा उतना ही H2A भी बनेगा, और जितना A2 माइनस बना और अगर उतना H2A बना, ये भी कैंसिल हुआ। अल्टीमेटली H3O प्लस डिवाइडेड बाई OH माइनस इज K1 K2 बाई KW। ऊपर नीचे OH माइनस से मल्टीप्लाई, H प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड, KW कट गया, ये क्या बन गया? H प्लस का स्क्वायर, H प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू K1 K2, और H प्लस का कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू K1 K2। टेकिंग माइनस log to the base 10, pH will be equal to pK1 plus pK2 होल डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। pH इज इक्वल टू pK1 प्लस pK2 बाई 2। देखो, जिस अनायन का पेरेंट एसिड डाइप्रोटिक है, बाइकार्बोनेट H2CO3, H2CO3 का K1 K2 ही होता है। HS H2S K1 K2 ही होता है। तो हर जगह फॉर्मूला तुरंत लिख दोगे। अगर ऐसा सॉल्व देगा तो pH कितना? तो pK1 प्लस pK2 होल डिवाइड बाई आंसर। लेकिन बेटा जिसका पेरेंट एसिड, पैकिंग मत कर, जिसका पेरेंट एसिड ट्राइप्रोटिक है, जहां K1 K2 K3 तीनों है, वहां K1 K2 को लेंगे कि K2 K3 को लेंगे कि K1 K3 को लेंगे, तो सोचने वाली बात पड़ जाएगी ना। ध्यान रखो ये लास्ट चीज। अगर आया NaH2PO4, पेरेंट एसिड कौन?
H3PO4, जिसका K1, K2 और K3 तीनों दिया हुआ होगा सवाल में। अगर बोला C मोलर का pH बता, सिर्फ इतने पार्ट पे गौर करना और डेरिवेशन देख। किस स्टेप में वो एसिड की तरह बिहेव करता है, दो चीज देखना, कौन से स्टेप में वो बनता है और कौन से स्टेप में वो एसिड की तरह बिहेव करता है। H2PO4 माइनस कौन से स्टेप में बनता था, पहला। H3PO4 H प्लस देकर ही तो H2PO4 माइनस बना दिया ना। कौन से स्टेप में बनता है, पहला। और ये कौन से स्टेप में H प्लस देता है, दूसरा। Therefore pK1 plus pK2/2, पहला और दूसरा स्टेप का K वैल्यू ले लिए। यही अगर रहे Na2HPO4, C मोलर pH बताओ, कौन से स्टेप में ये बनता है, सेकंड, क्योंकि H2PO4 माइनस सेकंड स्टेप में H प्लस देगा और HPO4 2 माइनस बनेगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है, ये दूसरे स्टेप में बनता। H3PO4 H प्लस दिया, H2PO4 माइनस बनाया, H2PO4 माइनस फिर H प्लस दिया, HPO4 2 माइनस बनाया, फिर HPO4 2 माइनस देकर फॉस्फेट आयन बनाया, K1 K2 K3। तो पहला वाला कैसे बोले, कौन सा स्टेप में बनता है, पहला। कौन सा स्टेप में H प्लस देता है, दूसरा। pK1 प्लस pK2/2। और अगर HPO4 हुआ, कौन से स्टेप में बना, दूसरा। कौन से स्टेप में H प्लस दिया, यहां होगा आंसर pK2 प्लस pK3/2। The step in which it is formed plus the step in which it behaves like acid. Clearly लिख लेना, step in which it is formed and step in which it behaves like an acid. ठीक है, चलो, थैंक यू।